ये पहली बार नहीं जब नक्सलियों ने सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया हो, लेकिन गांव से 1 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया। 22 जवान शहीद हुए। इनमें 8 सीआरपीएफ के और 14 राज्य पुलिस के थे। एक जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। उन्हें 2 दिन बाद रिहा किया गया। 28 अक्टूबर को नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। 30 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने हमला कर 2 पुलिसकर्मियों और दूरदर्शन के एक कैमरामैन को मार दिया था। सामने क्रम आज से 2 रोज पहले सवात के इलाके कबल में एक मुबैना धमाका हुआ जिसमें 16 सिविलियन और पुलिस जवान शहीद हुए। ये एक अफसोसनाक वाकया था। पहले इसे एक खुदकुश धमाका बताया गया, लेकिन बाद में हुकूमती जराए ये कहते नजर आए कि अभी इस पर तहकीकात होनी है, क्योंकि मुख्तलिफ गेट्स महफूज रहे। वहां से किसी भी मुश्तबा एंट्री की कोई इतलात नहीं मिली। अंदर मुख्तलिफ किस्म का एमुनेशन भी डंप था। हो सकता है उसके किसी धमाके की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ हो। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ इस तरह से है कि कल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में नक्सलियों के अटैक में 10 भारतीय जवानों समेत 11 अफराद की मौत हुई है। जब पाकिस्तान में कोई भी हमला होता है तो हमारे चैनल और सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में भारतीय हमारा मजाक उड़ाते नजर आते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बना बैठा है, पाकिस्तान में बेपनाह हमले होते हैं, दहशतगर्दी का राज है, लाकानूनियत है, वगैरह वगैरह। लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो हमारे शहीदों के नाम ले लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं, चाहे वो पुलिस पर हमला हो या फिर पाकिस्तानी फौज के जवानों पर। अब गुज़श्ता रोज होने वाले नक्सलियों के हमले में जहां 11 भारतीय अफराद की मौत हुई, तो ये भी एक अफसोसनाक वाकया है। और सबसे अहम बात यह है कि इन 11 अमवात की भारत के गोदी मीडिया पर कोई खासी बड़ी खबर नजर नहीं आएगी आपको। छोटे छोटे टिकर लगाकर इनकी मौत को भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर यही कश्मीर या ऐसे इलाकों में जहां पर पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई लिंक बनता हो, तो ये कई दिन इस पर न सिर्फ प्रोग्राम्स करेंगे बल्कि पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां भी लगाएंगे, क्योंकि इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो का अगला पोर्शन देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि नक्सलियों ने इससे पहले कितने बड़े हमले किए। 100 के करीब फौजी जवानों को वो मारते रहे। एक हजार की फौज आकर हमला करती रही। भारतीय सीआरपीएफ के पूरे कॉन्वॉयज उड़ा दिए जाते, एक बंदे को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके असलहे को लूट लिया जाता था। लेकिन भारत के मीडिया से आपको ये खबरें कम ही मिलेंगी, या अगर मिला भी तो 1 आध मिनट की कोई खबर आपको भारत का गोदी मीडिया दिखाएगा। लेकिन भारतीय सहाफी ही की जुबानी आगे चलकर आपको इसी वीडियो में चंद वो हकायक बताते हैं कि नक्सलियों ने गुज़श्ता चंद सालों में कितने बड़े हमले किए हैं, जिनमें ना वहां के सियासतदान महफूज हैं, ना पुलिस और ना ही आर्मी के जवान। सिर्फ उन्हीं बड़े लोगों को या सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जो नक्सलियों को बाकायदा हफ्ता या भत्ता देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितने बड़े अटैक्स हुए जो कि आपने इससे पहले कभी सुने तक नहीं होंगे। लेकिन अगर कश्मीर के अंदर या उसके इर्द गिर्द इलाकों में कोई एक हमला हो जाता है, वो भी अपनी सिक्योरिटी नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसका सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान में लगा दिया जाता है ताकि उससे भरपूर सियासी फायदा उठा दिया जाए। और पुलवामा का हमला तो अब मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी के उस वक्त के अपॉइंट किए हुए अपने गवर्नर ने बीच चौराहे फोड़ दिया है। ये पहली बार नहीं जब नक्सलियों ने सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया हो। एक नजर पिछली कुछ बड़ी घटनाओं पर भी डाल लेते हैं। 3 अप्रैल 2021 सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि नक्सलियों का दुर्दांत कमांडर हिडमा बीजापुर के पूर्वती गांव में, उसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टुकड़ी गांव की तरफ पहुंची। लेकिन गांव से 1 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया। 22 जवान शहीद हुए। इनमें 8 सीआरपीएफ के और 14 राज्य पुलिस के थे। एक जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। उन्हें 2 दिन बाद रिहा किया गया। 21 मार्च 2020 की दोपहर भी डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के कोबरा जवानों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि एलमगुंडा में नक्सली मौजूद हैं। उसके बाद ये टुकड़ी चिंता गुफा, बुरकापाल और तिमिलवाड़ा कैंप से एलमागुंडा की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कोरजगुड़ा की पहाड़ियों के करीब पहुंची, नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 17 जवान शहीद हुए, 11 घायल हुए। मारे गए जवानों में 5 छत्तीसगढ़ एसटीएफ के और 12 डीआरजी के थे। 27 से 30 अक्टूबर 2018 तक नक्सलियों ने एक के बाद एक कई हमले किए थे। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का समय था। सबसे पहले 27 अक्टूबर को बीजापुर जिले में मतदान से पहले नक्सलियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई। 28 अक्टूबर को नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। 30 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने हमला कर 2 पुलिसकर्मियों और दूरदर्शन के एक कैमरामैन को मार दिया था। 20 मई 2018 को दंतेवाड़ा जिले के चोलनार गांव में एक नक्सली हमला हुआ था, आईडी ब्लास्ट, जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। 13 मार्च 2018 को सुकमा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए थे।
25 अप्रैल 2017 सीआरपीएफ के जवान सुकमा जिले के दुरपाल नाम की जगह के पास सुबह सुबह गश्त पर निकले। 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वे 2 दस्तों में बटे। दोनों 500 मीटर ही आगे बढ़े, लेकिन घात लगाए नक्सलियों ने हमला किया। 25 जवान शहीद, 7 घायल। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूटे। इससे 1 महीने पहले सुकमा जिले के भेजी इलाके में भी ऐसे ही हमला हुआ था, जिसमें 11 मार्च 2017 को गश्त पर निकले 11 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने अपने सबसे बड़े हमले को इस तारीख को अंजाम दिया था। इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। करीब 1000 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर हमला किया था। पहले गाड़ी पर फायरिंग की, फिर आईईडी से उड़ा दिया। इस घटना के करीब 2 महीने बाद नारायणपुर में हुए एक और नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 26 जवानों की मौत हुई थी। सुरक्षा बलों के अलावा राजनीति करने वाले भी नक्सलियों के निशाने पर रहे। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ। कांग्रेस के 35 नेता और कार्यकर्ता मारे गए। मरने वालों में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे। इन घटनाओं में एक चीज गौर करने वाली है, नक्सलियों के अधिकतर बड़े हमले फरवरी से जून के दौरान हुए, यानी गर्मी के महीनों में। ये सिर्फ संयोग नहीं, इसके पीछे की नक्सलियों की जो रणनीति है वो समझिए। 2019 के बाद में जो सुरक्षा बलों ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई में जो पारंपरिक तरीके हैं उसको छोड़ के जो नई रणनीति बनाई थी, कैंप सड़क कैंप रणनीति, उसके चलते बार बार ये दावा किया जा रहा है कि माओवादियों का असर खत्म हुआ है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की जो हालिया समीक्षा थी उसमें भी जो हमको जानकारी मिली है छन के, उसमें ये पता लगा कि माओवादी केंद्रीय कमेटी भी इसको इस स्थिति को, जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ और अबूझमाड़ में और दक्षिण बस्तर में है, उसको एक बड़े सेटबैक की तरह उसको एनालाइज कर रही है, उसको देख रही है। पिछले 2 जो टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो माओवादियों की तरफ से फरवरी से लेकर जून के बीच में चलाए जाते हैं, वो इंसिडेंट फ्री रहे हैं। कोई बड़ी घटनाएं जो है माओवादी अंजाम नहीं दे पाए थे। इसके बाद में लगातार जो विश्लेषक हैं, जो रक्षा और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले जो पत्रकार हैं, वो उसको माओवादियों को कमजोर होती स्थिति को की तरह इसको परिभाषित कर रहे थे, इसकी व्याख्या इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब मैं उस इलाके में अभी हाल में इस महीने के दूसरे सप्ताह में घूम रहा था, तो मैंने ये पाया कि जो सड़क बना के सरकार ये दावा कर रही है, सीआरपीएफ के नए कैंप खोल के ये दावा कर रही है कि उससे माओवादियों का असर कम हुआ है, लेकिन असल स्थिति ये है कि उस सड़क से आप जैसे ही 1 किलोमीटर अंदर देहात की तरफ घुसते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर माओवादियों का असर दिखाई देने लगता है। और सड़क पे भी जिस तरीके से, हालांकि वो बड़ी वारदात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हुई है, लेकिन वो अभी भी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। वो सड़क के आसपास वहां पे जो हाट लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, उनसे वो अभी भी लेवी वसूल कर पा रहे हैं। तो एक तो उनके इकोनॉमिक सोर्सेज जो हैं वो अभी भी उसी तरीके से फ्लो कर रहे हैं जैसे सड़क बनने से पहले कर रहे थे। और दूसरी चीज ये है कि उनकी आवाजाही रिस्ट्रिक्ट जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से बंद हो गई है, या उन इलाकों में माओवाद का असर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। दरअसल नक्सलवादी हर साल फरवरी से जून तक टीसीओसी यानी टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान छापामार गुरिल्ला तकनीक से सशस्त्र बलों पर सबसे अधिक हमले किए जाते हैं और इसी समय माओवादियों को फिर से जुटने का समय मिलता है। लेकिन ये फरवरी से जून के ही महीने में क्यों होता है? सूत्रों के मुताबिक इस सीजन में पतझड़ की वजह से जंगल थोड़े साफ हो जाते हैं, तो नक्सलवादी ऑपरेशन के लिए माहौल मुफीद होता है। दूसरा कारण ये तेंदुपत्ते तोड़ने और बिक्री का वक्त होता है। माओवादी तेंदुपत्ते के ठेकेदारों से लेवी, जिसको हफ्ता भी कहते हैं, इसी मौसम में वसूलते हैं। मानसून आते ही जंगल में मूवमेंट करना और तेंदुपत्ता बटोरना माओवादियों के लिए संभव हो जाता है। इसी के चलते फरवरी से जून तक उनका मूवमेंट बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा होता है। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। फरवरी 2023 में बजट सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2018 से 2022 तक कुल 870 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं में हुई।